अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम तमाम टेंसेस को कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए नोट्स जो है उनको स्टडी कर लें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनके अंदर जो चीज़ें दी गई हैं, अगर आपको उनका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं है तो आप टेंसेस को ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे। और जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, तो वीडियो को फॉरवर्ड करके आप अपना जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए व्यूवर्स को थोड़ा सा गाइड कर दूं। व्यूवर्स, हम स्टडी कर रहे हैं इस वक्त टेंसेस को, तो टेंसेस को हमने अपने चैनल के ऊपर डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर समझाया है। ये आपकी जो वीडियो इस वक्त आप सीख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये कंपैरिजन वाली वीडियो है, यानी टेंसेस की कंपैरिजन सीरीज की ये वीडियो है। कंपैरिजन हम क्यों करवा रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले एक और अहम नोट बता दूं कि अगर आप पहली दफ़ा नोट्स टेंसेस समझ रहे हैं या आपकी टेंसेस के हवाले से बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप पहले बेसिक वीडियोस को देखें। हर 12 टेंस हैं, 12 टेंस हैं, हर एक टेंस के ऊपर सेपरेट वीडियो जो है, कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो जो है वो दी गई है हमारे चैनल के ऊपर। हर टेंस को एग्जाम्पल्स की मदद से, रूल्स की मदद से पूरी डिटेल के अंदर समझाया गया है। लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, तो वो आप वीडियोस देखें, बेसिक वीडियोस। और उन वीडियोस को दो मैथडोलॉजीज के साथ करवाया गया है। दोनों का करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप समझें, मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहें तो आप दोनों देख कर लें, वरना एक भी आपके लिए एनएफ है। और उनको कंबाइन करके कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर भी रख दिया गया है, ताकि जो लोग कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए सारा मटेरियल एक टॉपिक के ऊपर एक ही वीडियो में अवेलेबल हो जाए, वो ईजी रहे। तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप सेपरेट वीडियो करना चाह रहे हैं तब भी ठीक है, कंबाइन करना चाह रहे हैं तो इट्स ओके। तो ये टोटल आपकी चूँकि 12 टेंस हैं तो 12 वीडियोज़ हैं, ये डबल हैं क्योंकि 2 मैथडोलॉजीज़ हैं, तो 24 होगी और कंबाइन को मिला के ये 26 होगी। अब ये आ गई हमारी कंपैरिजन वाली सीरीज़। तो कंपैरिजन हम क्यों करते हैं? व्यूअर्स, जो टेंसेस होते हैं ना, उनके चीज़ें जो हैं काफ़ी सारी आपस में मिलती जुलती हैं, मिक्स होती हैं। एक टेंस जो है दूसरे टेंस से वेरी कर रहा होता है एक आध चीज़ में, बाकी चीज़ें सेम होती हैं। तो स्टूडेंट जो नया बंदे होते हैं ना, नए स्टूडेंट्स होते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो रिटेन नहीं कर पा रहे होते, चीज़ें मिक्स हो रही होती हैं स्टार्ट में। तो उनको बड़ा फ़ायदा होता है कंपैरिजन वाली सीरीज से, क्योंकि जब तमाम टेंसेस को एक स्केच की शक्ल में उनके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है ना, तो वो फिर सारा खाका उनके सामने होता है। तो इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है, जो थॉट्स है उसमें क्लैरिटी आ जाती है, कंक्रीट आपका जो है कॉन्सेप्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई एम्बिग्युइटी है, वो क्लियर हो जाएगी। और सबसे जो इसका बड़ा फ़ायदा वो ये है कि आपकी रिटेंशन इंप्रूव हो जाएगी। आप जो आपकी चीज़ों को मेमोराइज़ करने की टेंसेस से रिलेटेड जो होती हैं वो आपकी सलाहियत बढ़ जाएगी, बल्कि आप भूलेंगे नहीं, रिटेन हो जाएगा आपको इंशाल्लाह 2-4 मरतबा देखने से। अब ये जो कंपैरिजन वाली सीरीज़ है, इसके एक तो ये कंपैरिजन दो तरह का है। अभी ये आप देख रहे हैं टेंस वाइज कंपैरिजन की वीडियो, और इससे पहले स्ट्रक्चर वाइज कंपैरिजन था। तो ये टोटल 11 वीडियोस है। पहली इंट्रोडक्टिव वीडियोस है, फिर 5 वीडियोस जो हैं वो स्ट्रक्चर वाइज कंपैरिजन की है। पर्सन वाइज उसको बनाया गया है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, और उसके बाद ये टेंस वाइज कंपैरिजन है। इसमें भी अभी ये आपकी फर्स्ट पर्सन प्लूरल की वीडियो चल रही है। इससे पहले फर्स्ट पर्सन जो है वो सिंगुलर आई की वीडियो होगी, इसके बाद अब सेकंड पर्सन जो है होगा, फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल होगा। तो इस तरह से 5 ये बन जाती है। टोटल 11 वीडियोस हैं। अब इसमें भी हमने 2 सीरीज बनाई है टाइम वाइज, यानी टाइम के लिहाज से 2 सब सीरीज हैं। एक 5 मिनट वाली सीरीज है और एक जो है वो आपकी 20 to 30 मिनट वाली सीरीज है। इस वक्त आप 20 to 30 मिनट वाली सीरीज देख रहे हैं। अब इनका डिफरेंस क्या है? देखें, कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जिनको टेंसेस आते हैं, उन्हें जस्ट एक क्विक ओवरव्यू चाहिए, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए फिर 5 से 7 मिनट वाला जो है एक शॉर्ट वीडियो होती है, जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन नहीं करता चीज़ों को, जस्ट एक कह लें ओवरव्यू देता हूँ, इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, बाकी चीज़ें लोग समझते होते हैं खुद ही। लेकिन एक बंदा जो नया है थोड़ा, यानी उसको डिटेल में थोड़ा जाना है या कुछ चीज़ परेशान कर रही है, तो फिर वो 20 to 30 मिनट वाली वीडियो देखेगा, तो उसकी सारी मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, चीज़ों को। तो ये हमारा मेथडोलॉजीज है। तो 11 चूँकि आपकी वीडियो है, तो ये भी डबल है, तो 22 होगी। इनको भी कंबाइन करके कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर रखा हुआ, तो 24 होगी। तो टोटल ये 26 प्लस 24 ये 50 वीडियोज़ होगी। ये आपको ब्रेकअप मैंने इसलिए बताया है कि कुछ लोग जो नए आते हैं वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं चैनल पे आके देख के कि यार 50 वीडियोज़ हैं जी, ये ऐसे हो गया, वो हो गया, ये रिपीट हो रहा है। लेकिन रिपीट कुछ नहीं हो रहा, ये मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है। सारी वीडियोज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक मेथडोलॉजी वाली आप कर लें मेन वीडियो, तब भी ठीक है, 2 कर लें तब भी ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन वाली वीडियोस में आपने तरीकाकार तो एक ही वीडियो में समझना है ना। उसके बाद तो जस्ट आपने मटेरियल को ही देखना है, प्रैक्टिस ही करनी है। और उसमें भी आपने अगर 20 to 30 मिनट सीरीज वाली कर लेते हैं, तो 5 मिनट की तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती, क्योंकि वो
इसी का एक हिस्सा है, आप कह लें इसी में से इसी को शॉर्ट कर दिए। तो लिहाजा अगर आप कंबाइन वीडियोज ही कर लेते हैं 4 तो हर हवाले से आपका क्लियर हो जाता है मसला। तो लिहाजा जी ये सारा बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ नए लोगों को, ताकि उनको परेशानी ना हो। तो चलें जी, अब हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इसमें मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्ट्रक्चर वाइज कंपैरिजन पहले देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने देख लिया तो इट्स ओके। तो चलें जी, टेंस वाइज कंपैरिजन में ये है कि ये जो हमारे 3 मेजर ज़माने हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वो हमने कॉलम्स में इनको लिख दिया है, ठीक है। और जो हमारे ये जो रोज हैं, ये एक तो सेंटेंसेस की सब टाइप्स जो होती हैं, इंडेफिनेट टेंसेस की, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और हर एक की आगे 4 टाइप्स हैं सेंटेंसेस की, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो जनाब आपके कॉलम जो है ये टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो आपकी रोज हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके जो सब टेंस है, यानी आपका जो टेंस की कैटेगरी है, डेफिनेट, कॉन्टिन्यूस वगैरह, और सेंटेंस की टाइप कौन सी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कौन सा है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। इसका फ़ायदा ये है कि जब हम कंपैरिजन देखते हैं तो बेसिकली एक ही सेंटेंस की टाइप होगी और उसमें हम तीनों टेंस को कंपेयर करेंगे। कि फ़र्ज़ करें आपका फ़र्ज़ करें परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस का जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, पास्ट प्रेजेंट में कैसे होगा, पास्ट में कैसे होगा, और वो फ्यूचर में कैसे होगा। तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो मज़ीद बेहतरी आती है आपके समझने में। अच्छा, मैं इससे पहले कि ये सारा एक्सप्लेन करूँ, आपको मैं 2 रूल्स बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो आपकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है ना सेंटेंस की, पॉजिटिव, आपने मेनली इसको समझना है। अगर आपको ये समझ आ गई है, जो आपने बाद में नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। वो इसलिए नहीं होगा कि मैं आपको एक यूनिवर्सल फार्मूला बता रहा हूँ इनको बनाने का, आपने उनको माइंड में बैठा लेना है। तो वो फार्मूला आपको आ गया तो आपको कभी भी जो है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस हैं उसको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फार्मूला ये है जी कि जब हमने पॉजिटिव को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हमने सेंटेंस के अंदर नॉट ऐड करना होता है। अब नॉट की जो पोजीशन होती है ना सेंटेंस के अंदर, इसको स्टूडेंट गलत करते हैं, जिसकी वजह से सेंटेंस जो है वो गलत होता है। तो ये बड़ी क्रिटिकल होती है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना। मैं आपको रूल बता देता हूँ कि नॉट की आपने पोजीशन क्या रखनी है। पहली बात, अगर आपके सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नॉट को आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद यूज करना है, इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट। अगर आपका जो सेंटेंस है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट आपने फौरन हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज कर देना है। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो नॉट आपने हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड होगा उसके बाद लिखना है, ठीक है। बाकी को नहीं देखना, बाकी सेंटेंस को नहीं देखना, जो पहला वर्ड होगा हेल्पिंग वर्ब का उसके बाद नॉट है। लेकिन ये आपका रूल है जी नेगेटिव बनाने का। इंट्रोगेटिव में क्या है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आना और एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिखा देना है। और अगर आपका हेल्पिंग वर्ब जो है 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो आपने पहले वर्ड को ही उठाना है, पहले वर्ड को उठा के सब्जेक्ट से पहले लेके आना है, बाकी हेल्पिंग वर्ब के बाकी वर्ड्स को नहीं छेड़ना, वो सेंटेंस में वहीं पे रहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारा आ गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना। तो उसमें वही है कि पहले आपने इंट्रोगेटिव का क्या करना है, हमने जो हेल्पिंग वर्ब है अगर एक वर्ड पर मुश्तमिल है तो उसको उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो पहले वर्ड को उठा के सब्जेक्ट से हम पहले ले जाएंगे। अब एंड पे क्या रह जाता है, बाकी जो सेंटेंस है नो डाउट उसके अंदर हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब के दूसरे 1 या 2 वर्ड्स मौजूद हों, लेकिन आपने यही कंसीडर करना है कि आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले गए हैं, आप सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उसका स्टार्ट में मैंने क्या रूल बताया नेगेटिव बनाने के लिए कि सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने नॉट ऐड कर देना। तो इसमें भी ऐसे ही है कि हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड सब्जेक्ट से पहले चला गया और सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने नॉट लगा दिया एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये आपका जी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर आपको इस तरह से समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो जस्ट आप एक थंब रूल याद कर लें कि जो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तमाम टेंसेस में, 12 के 12 टेंसेस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो आपका सेंटेंस होगा उसमें नॉट आपने हमेशा सब्जेक्ट के बाद डालना है। लेकिन ये आपको मैंने रूल बता दिए। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि आपको बार बार नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका समझाने की जरूरत होनी चाहिए। हाँ, पॉजिटिव को आप एक ही मरतबा समझ लें। अच्छा, ये जो मैंने आपको रूल बताया ये 10 जो टेंसेज है उस पर तो सेम टू सेम एप्लीकेबल है। प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट जो आपका है प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट, इसमें थोड़ी एक्सेप्शन है, वो मैं आपको समझा देता हूँ अलग से। एक्सेप्शन क्या है कि इनके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है जैसे वी राइट अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसमें अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो रूल तो वही है कि नॉट बनाना है, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो सब्जेक्ट के फौरन बाद आप नॉट ऐड करेंगे। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे
आपने अकेला नॉट नहीं लगाना, साथ इसके डू भी लगाना है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में भी यही रूल है कि हमने जो है जो आपका है हेल्पिंग वर्ब उसको सब्जेक्ट से पहले लेकर आना है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो चूंकि इसके अंदर आपका नहीं है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे फिर हम डू लिखेंगे। बाकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वैसे ही है, डू आ गया तो सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने नॉट ऐड कर देना है। डिड में क्या है, डिड में भी वैसे ही है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वी के बाद नॉट आएगा, लेकिन नॉट आपने अकेला नहीं यूज़ करना, पास्ट इंडेफिनिट में साथ में आपने डिड भी लगाना है। और इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेना होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब चूंकि नहीं है तो फिर आप हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का यूज़ है और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज़। और ये भी ध्यान में रखना है कि डू डिड डन ये मेन वर्ब भी है डू जो है, लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, और जो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव वो सिंपल है, डिड होगा स्टार्ट में और सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने नॉट ऐड कर देना है। और जो आपका है पास्ट जो टेंस है उसके हवाले से पास्ट इंडेफिनिट के हवाले से आपने एक और बात याद रखनी है कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगी। बाकी जितने भी आपके सेंटेंस हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। यानी सेंटेंस के अंदर जब भी डिड आ गया एज एन ऑक्सिलरी वर्ब तो वर्ब की फॉर्म जो है वो फर्स्ट यूज होगी। नहीं जी, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के मैंने रूल आपको बता दिए हैं, अब बार बार मैं हर एक को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बाकी टेंसेस का हम आप कंपैरिजन कर लेते हैं जी। तो पहले बात करते हैं इंडेफिनेट की। तो इंडेफिनेट में पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट में वी राइट अ लेटर, स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। पास्ट में क्या होगा, वी रोट अ लेटर, हमने खत लिखा। वो क्या था, हम खत लिखते हैं, हमने खत लिखा। अब उसमें और उसमें फर्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे राइट की जगह पे यहाँ पे रोट आ गया, वो वहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब थी, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। और फ्यूचर में क्या है, वी शैल और वी विल राइट अ लेटर। अब शैल और विल क्या है, आई और वी के साथ आप शैल भी यूज कर सकते हैं, विल भी यूज कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर अब शैल का यूज तकरीबन ना होने के बराबर है, विल ही यूज होता है सबके साथ। लेकिन इसमें एक चीज यूज रखनी है, आई और वी के साथ अगर आप कुछ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शो करना चाह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे ही करेंगे जी हर सूरत में, तो फिर शैल नहीं यूज करना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए विल यूज होता है, मजबूत इरादे के लिए। तो उसमें आप देखें ना, फ्यूचर में और प्रेजेंट में क्या डिफरेंस आ रहा है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ फ्यूचर में क्या है कि वी के बाद आपने विल या शैल लगा दिया, बाकी स्ट्रक्चर वही है। नेगेटिव में मैं आपको बता चुका हूं कि वी डू नॉट राइट अ लेटर, वी डिड नॉट राइट अ लेटर, वी शैल नॉट राइट अ लेटर। आप देख लें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट ऐड हो गया। डू वी राइट अ लेटर, डिड वी राइट अ लेटर, शैल वी राइट अ लेटर। हेल्पिंग वर्ब आप देख सकते हैं सब्जेक्ट से पहले लेकर आ गए। डू वी नॉट राइट अ लेटर के हम खत नहीं लिखते हैं, डिड वी नॉट राइट लेटर के हमने खत नहीं लिखा, शैल वी नॉट राइट लेटर के हम खत नहीं लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट से पहले शैल है, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट आ गया। अब आते हैं जी कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस में पॉजिटिव देखें जो आपका है, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर तो हमने पॉजिटिव की समझनी है, बाकी मैंने आपको रूल बता दें। तो पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट में वी वर राइटिंग अ लेटर, हम खत लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग अ लेटर, सॉरी वी आर राइटिंग अ लेटर, we are writing a letter। we are writing a letter। तो we were writing a letter and we will be writing a letter। हम खत लिख रहे हैं, हम खत लिख रहे थे, हम खत लिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे वर है, वहां पे विल भी है या शैल भी है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है जी, ठीक है। बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर सेम है। आगे आ गया जी नेगेटिव में, तो वो मेरा ख्याल अब आपको अल्लाह साहब को बताने की जरूरत नहीं है, सेंटेंसेस आपके सामने है, आप कंपेयर जो है इनको खुद कर सकते हैं। जैसे वर वी नॉट राइटिंग लेटर, वर सॉरी यहाँ पे भी आर आएगा, ये थोड़ी सी गलती हो गई है लिखने में, आर वी नॉट राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे भी आर होगा जी।
ये सब में गलत हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर है, वहां पे वर है और वहां पे विल बी है। तमाम तरह के टेंसेस में सिर्फ यही यानी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो रहा है, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर सेम है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। आगे आ जाते हैं जी परफेक्ट में। तो परफेक्ट के अंदर वी हैव रिटन अ लेटर, हम खत लिख चुके हैं या हमने खत लिख लिया है। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, साथ में हैव है। पास्ट में क्या है, वी हैड रिटन लेटर एट 4 PM। देखें जब पास्ट परफेक्ट होता है ना, उसके अंदर आपने एक टाइम भी मेंशन करना था, क्योंकि जब आप बात पास्ट की कर रहे हैं तो बेसिकली आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम भी बताएंगे कि उस लम्हे, उस टाइम पे, उस वक्त पे आपने फलां काम जो है मुकम्मल कर लिया था, मुकम्मल कर चुके थे। जैसे यहाँ पे एट 4 PM, ये हम टाइम बता रहे हैं, टाइम रेफरेंस है कि यहाँ पे काम खत हमने लिख लिया था, हम लिख चुके थे। वी हैड रिटन लेटर एट 4 PM, हम 4 बजे खत लिख चुके थे। अब यहाँ पे देखें ना, वी हैड रिटन लेटर, बेसिक स्ट्रक्चर ये है सेंटेंस का, तो वहां पे है और यहाँ पे हैड है, बाकी स्ट्रक्चर वही है। दोनों में जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल है, बल्कि तीनों में पास्ट पार्टिसिपल है। अब इसमें देखें वी विल हैव रिटन लेटर एट 4 PM। अब फ्यूचर परफेक्ट में भी आपने टाइम का बताना है, यानी फ्यूचर में आप किसी एक टाइम का बता रहे हैं कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फलां टाइम पे इतने बजे इंशाल्लाह हम जो है कंप्लीट ये काम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अब ये आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 4 बजे ये खत लिखा जा चुका होगा, तो वी विल हैव रिटन अ लेटर एट 4 PM। अब सारा स्ट्रक्चर सेम है, हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस आ रहा है, वहां पे हैव है, यहाँ पे हैड है और वहां पे क्या है, विल हैव है, बाकी कोई वेरिएशन नहीं है। तो इसमें अब बाकी जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है उसका मैंने आपको रूल बता दिया है, आप इसको कंपेयर जो है वो कर सकते हैं। स्टार्ट में मैं आपको टाइम भी दे देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वो ले लिया करें, वो एक तरह से आपके नोट्स ही हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यानी काम आपका जारी है, वो आपने मेंशन करना है। अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हवाले से ना मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का थोड़ा सा वैसे आपको कंपैरिजन समझा दूं। देखें जो आपका प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें ये होता है कि जब आप बता रहे हैं किसी काम का स्टेटस, उस वक्त काम आपका जारी है बताते हुए, और वो शुरू कब हुआ था, वो पास्ट में शुरू हुआ था, वो माजी बैद भी हो सकता है, यानी रिसेंट पास्ट भी हो सकता है, उससे पहले पुराना जो है मजीद पास्ट जो है वो भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है कि आपने दोनों पॉइंट ऑफ टाइम आपने बताने हैं पास्ट में, यानी वो वाला पॉइंट ऑफ टाइम जिस पे आप काम का स्टेटस बता रहे हैं वो भी पास्ट में होगा, और वो वाला पॉइंट ऑफ टाइम जिससे काम शुरू हुआ था वो भी आपका क्या है, वो आपका पास्ट में ही होगा। और काम शुरू कब से हो रहा है इस चीज को रिफर करने के लिए हम यूज करते हैं सिंस एंड फार को, तीनों तरह के टेंसेस में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, पास्ट में, सिंस एंड फार को। फॉर यूज होता है, फॉर जो है ये यूज होता है, सॉरी सिंस यूज होता है एक्चुअल एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी आपको एग्जैक्ट टाइम का पता है, 4 बजे, 6 बजे, 2 बजे, सुबह, शाम, 1973 से 1912 से, ये सारा आपको एग्जैक्ट पता है, तो फिर आप सिंस यूज करेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, आपको ड्यूरेशन का पता है कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 1 वीक से, 2 सालों से, 10 सालों से, तो फिर आप फॉर यूज करेंगे, यानी काम स्टार्ट कब हुआ इस चीज को रिफर करने के लिए। तो अभी 2 पॉइंट ऑफ टाइम है, एक ये है कि जब आप बता रहे हैं और एक वो है जब आपका काम शुरू हुआ है। तो ये दोनों चीजें आपकी, यानी एक आपका प्रेजेंट जब बताते हुए आप बता रहे हैं कि काम अभी जारी है, और फंक्शन जो है आपका स्टार्ट हुआ था माजी में, तो ये आपका क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जब आपके दोनों पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक वो जहां पे आप बता रहे हैं यानी स्टेटस बता रहे हैं काम का, और दूसरा वो जहां पे एक्शन जारी हुआ था, दोनों पास में, तो ये आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो है जो आपका होगा, उसमें जैसे हम पास्ट में बता रहे थे 2 पॉइंट ऑफ टाइम, अब आप फ्यूचर में जो है 2 नहीं बताएंगे। जब काम जारी है आपका, वो पॉइंट ऑफ टाइम आपका फ्यूचर में होगा, शुरू कहाँ से हुआ था वो आपका फ्यूचर में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। इसको मैं आपको ना एक एग्जाम्पल की मदद से बताता हूँ। मसलन इस वक्त 12 बजे का टाइम है, ठीक है, दोपहर के 12 बजे हुए, तो मैं आपसे कहता हूँ जी मैच जो है ना वो जारी है। कब से जारी है, फर्ज करें मैं कहता हूँ जी 9 बजे से मैच आपका जारी है, सुबह 9 बजे से मैच जारी है, इसका मतलब है 9 बजे काम शुरू हुआ था, सिंस 9 o'clock, अभी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, कब खत्म होगा ये कोई पता नहीं, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, हम फर्ज करें 2 बजे जो है, 2 बज गए इस वक्त टाइम के,
मैं आपसे कहता हूँ कि यार मैच जो है ना 12 बजे जो है जारी था, 2 बजे अभी जो है 2 बजे मैं बात कर रहा हूँ कि 12 बजे मैच जो था वो जारी था। अब शुरू कब हुआ था? 9 बजे। 9 बजे शुरू हुआ था और 12 बजे जारी था। इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा टेंस यूज करूंगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, अभी फिर मैं 2 बजे खड़ा हूँ और मैं कहता हूँ कि यार 4 बजे है ना मैच जो है वो जारी होगा, 4 बजे। इट मीन्स कि मैच जो है आपका वो जो है 4 बजे जो है वो जारी होगा। शुरू कब हुआ है? वो 9 बजे भी शुरू हो सकता है, 12 बजे भी शुरू हो सकता है, 2 बजे भी शुरू हो सकता है, यानी प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में। तो ये सीधी सी एग्जांपल है जी कि तो इसमें जारी होने के लिए यानी वो अपने पॉइंट को रिफर करने के लिए सिंस एंड फॉर यूज करेंगे, और वो वाला पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे आप स्टेटस बता रहे हैं, प्रेजेंट में तो उसका मसला नहीं है, पास्ट और फ्यूचर में होगा, वो टाइम आपने एग्जैक्ट लिख देना है। अभी मैं आपको सेंटेंसेस एग्जांपल जो बताऊंगा एग्जाम्पलरी, उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी जी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, जब बंदा बता रहा है उस वक्त काम जारी है कि हम सुबह से खत लिख रहे हैं, और लिख कब से रहे हैं? सुबह से, तो उसके लिए सिंस यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ रही है वी हैड बीन राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग फॉर 2 आवर्स, हम शाम को 2 घंटे से खत लिख रहे थे। फर्ज करें मैं अभी खड़ा हूँ, सुबह का टाइम है, तो मैं पिछली कल की रूटीन बता रहा हूँ भी कल शाम को, ठीक है ना, कल शाम को स्टेटस क्या था काम का कि काम जारी था। कब से? 2 घंटे से। अब कब स्टार्ट हुआ उसके लिए मैंने फार को यूज किया और रिफर करने के लिए, और वो वाला पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा था? जब काम जारी था, इवनिंग। तो शाम को खत अभी लिखा जा रहा था, और कब से लिखा जा रहा था? 2 घंटे के। तो ये जनाब मेरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। आगे आ गया जी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग फॉर 2 आवर्स। अब ये मैं फर्ज करें सुबह का टाइम खड़ा होकर बता रहा हूँ, शाम की रूटीन के, शाम को कहते हैं जी 2 शाम के वक्त जो है वो खत लिखा जा रहा होगा। कब से लिखा जा रहा होगा? 2 घंटे से। इसका मतलब है शाम फ्यूचर में है और उस वक्त काम का स्टेटस क्या है? काम जारी होगा, और वो शुरू कब हुआ होगा वो बताने के लिए मैंने फॉर को यूज किया, फॉर 2 आवर्स। वी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग फॉर 2 आवर्स, हम शाम को 2 घंटे से खत लिख रहे होंगे। लेकिन ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाना है ये चीज़ तो आपको मेरा पता ही है, मजीद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पर आप देख सकते हैं कि उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है आपका जो है उसके बाद नॉट है, और अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना तो उसको आप पहले ले गए हैं, वो मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। मेरा ख्याल आपको इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, इसमें चाहे वो पास्ट है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे फ्यूचर है, काम आपका ख़त्म कब होगा ये आपको कोई पता नहीं। ठीक है, प्रेजेंट में तो आप जब बता रहे हैं आप उसी वक्त बता रहे हैं ना कि काम इस वक्त जारी है और पास्ट में शुरू हुआ था। पास्ट में भी आपने यही बताना है कि जनाब फलां टाइम पे काम जारी था और फलां टाइम पे शुरू हुआ था। ख़त्म कब हुआ था ये आप नहीं बता सकते। ख़त्म कब हुआ था इसे बताने के लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ना वो आप उसके लिए यूज़ करेंगे। और फ्यूचर में भी ऐसे ही है कि आप ये तो बता सकते हैं कि काम शुरू कहाँ से हुआ था और फलां पॉइंट पे जारी होगा। ठीक है, अब वो ख़त्म कब होगा ये इंफॉर्मेशन आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से नहीं बता सकते। इसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। बाकी ये सारी डिटेल जो है आप बेसिक वीडियो देखेंगे तो उसमें तो ये सारा खोल के एक्सप्लेन किया गया है। अभी इस वीडियो में चूंकि कंपैरिजन करवा रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि हम जस्ट इसमें ये हमारी एक ड्रिल है चीज़ों को कंपेयर करके स्टडी करने की। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका टेंसेस को कंपेयर करके स्टडी करने का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी स्मार्ट